अन्नदाता अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। फसलों में जिप्सम का उपयोग करके पाएं अधिक पैदावार। गर्मी के मौसम में बकरियों की देखरेख और प्रबंधन। राज्य में किसान विभिन्न फसलों की बुआई करते हैं, लेकिन उनको इस फसलों से अपनी आशा के अनुरूप उत्पादन नहीं मिल पाता है। इसके लिए किसान विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों का उपयोग भी करते हैं, जिसमें से आज हम बात कर रहे हैं जिप्सम के बारे में। तो जिप्सम का आप फसलों में किस प्रकार से उपयोग करें ताकि खराब भूमि को सुधारने के साथ साथ फसलों से अधिक पैदावार मिल सके, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं गोविंदगढ़ के कृषि पर्यवेक्षक JS नाथावत। आम तौर पे जब अपन देखते हैं कि अपने जो है पानी जो है वो दिन पर दिन गहराई में जाता जा रहा है, इसके कारण क्या है कि उसका pH भी बढ़ता जा रहा है। pH के कारण ज़मीन जो अपने जो है वो नमकीन हो रही है, और नमकीन होने की वजह से ये खारापन जो है ना आ रहा है, जिससे अपन चलते हैं ना तो गुर की आवाज़ भी आती है, और ऊपर जब देखते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद एक जो पाउडर सा नज़र आता है। इसका मतलब ये है कि ज़मीन अपनी ख़राब हो रही है। इसके लिए क्या है कि अपन जो है मिट्टी टेस्ट करवा लें, और मिट्टी टेस्ट करवाने के बाद जो सिफारिश अनुसार उसमें जिप्सम डालें। किसान भाइयों, जिप्सम कैल्शियम और सल्फर की कमी को दूर करने में मदद करता है। इसके साथ ही फसलों में वृद्धि और विकास में सहायक है। तिलहनी फसलों में जिप्सम डालने से सल्फर की पूर्ति होती है, जो बीज उत्पादन, पौधे और तेल से आने वाली विशेष गंध के लिए मुख्य रूप से उपयोगी है। मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करने से पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। जिप्सम मिट्टी में कठोर परत बनने से रोकता है और मिट्टी में जलधारण क्षमता को बढ़ाता है। जिप्सम का महत्व इसलिए भी है कि एक तो मिट्टी में जो है अपने जो क्षारीय है उसको ठीक कर दे। दूसरा एक और है कि जिप्सम जो है ना अपने दलहन और तिलहन की फसलों में जो है वो लाभकारी साबित है। साथ ही साथ अपने खाद्यान्न फसलों में भी जो है वो मिट्टी को बंधने से रोकती है, इसलिए खाद्यान्न में भी जो है ना जिप्सम का प्रयोग अच्छा रहता है। जिप्सम की विशेष
तौर से अपन जो सामान्य परिस्थिति में अगर जो रिकमेंडेशन देखते हैं, उसकी सिफारिश देखते हैं, तो यह 250 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी रहती है। बाकी क्षारीय मृदा में जो है अपन ये देखते हैं तो वो लैब की रिकमेंडेशन के लैब की सिफारिश के अनुसार है वो अपन को देनी चाहिए, जिससे क्या है कि ज़मीन अपनी जो है वो क्षारीयपन सोख सके और अच्छे से अपन जो है वो फसल उत्पादन ले सकें। इसके साथ जिप्सम डालने का सही समय, उपयुक्त समय जो है ना वो बरसात आने से जस्ट पहले है, जिससे क्या है कि पानी उसमें खेत में भरा रहे और वो पानी के साथ एब्जॉर्ब होती रहे। नीचे जो उसकी लीचिंग होगी ज़मीन में तो जो उसका क्षारीयपन कम होगा। क्षारीयपन होने के साथ साथ उसमें जो पोषक तत्व जैसे अपन मानते हैं उसमें कि अपना सल्फर है या कैल्शियम है, वो भी जो है ना पर्याप्त मात्रा में ज़मीन में अपने उपलब्ध रहेंगे और पौधों को जो है अच्छी तरह से मिलते रहेंगे। जिप्सम का प्रयोग करते समय आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। जिप्सम को अधिक नमी वाले स्थान पर नहीं रखें, जमीन से कुछ ऊपर रखें। वही जिप्सम का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करें। साथ ही तेज हवा चलने पर जिप्सम का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि तेज हवा में जिप्सम के उड़ने की संभावना रहती है। जिप्सम का प्रयोग करते समय हाथ सूखे होने चाहिए। पूरे खेती में जिप्सम का प्रयोग एक समान करना चाहिए और साथ ही साथ मिट्टी में मिला देना चाहिए। जिप्सम का महत्व इसलिए भी है कि एक तो मिट्टी में जो है अपने जो क्षारीय है उसको ठीक कर दे। दूसरा एक और है कि जिप्सम जो है ना अपने दलहन और तिलहन की फसलों में जो है वो लाभकारी साबित है। साथ ही साथ अपने खाद्यान्न फसलों में भी जो है वो मिट्टी को बंधने से रोकती है, इसलिए खाद्यान्न में भी जो है ना जिप्सम का प्रयोग अच्छा रहता है। हमारे प्रदेश में बहुत से लघु और सीमांत किसान भाई खेती के साथ साथ बकरी पालन करते हैं, लेकिन इससे अच्छा लाभ वही बकरी पालक ले पाते हैं जो इन बकरियों की देखरेख और प्रबंधन मौसम के अनुसार करते हैं। तो इस गर्मी के मौसम में बकरियों की उचित वृद्धि विकास के लिए देखभाल किस तरह से करें, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर दानवीर सिंह। बकरियों को कैसे रखें, देखभाल ज़रूरी है। कुछ छोटी छोटी बातों पर अगर हम ध्यान रख लें तो हम जो होने वाली जो प्रॉब्लम है जिसमें कि मृत्यु दर बढ़ जाए उसको हम रोक सकते हैं। हमारे आवास में ऐसी क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए जिनसे कि हम बकरियां हैं हमारी स्वस्थ रह सकें। बकरियों का आवास प्रबंधन। बकरियों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा होना चाहिए। आवास को हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए ताकि हवा का आवागमन आसानी से हो सके। मौसम के अनुसार आवास में उचित तापमान बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था करें। आवास में प्रति बकरी को 12 वर्ग फीट की जगह दें। सर्वप्रथम है गर्मी हवाओं का तेज हो जाती हैं, उनसे भी हमको उसको बचाव करना है। तो हम आवास या बाड़े में रख रहे हैं तो क्या कर सकते हैं कि जो दीवार है उनकी खिड़कियों पे गनी बैग्स होती हैं उनको वो कर सकते हैं। और साथ में हम ये कर सकते हैं कि अगर मान लो अगर हमारे पास लाइट या इसकी समुचित व्यवस्था है तो पंखों का भी प्रबंधन कर सकते हैं। यह अति आवश्यक है क्योंकि पंखा अगर नहीं है तो भी चल जाएगा, बस ये है कि थोड़ी सी हवा आती जाती रहे, जिसमें कि कुछ लोग चाहे तो जो उसकी होती है बोरी के जो बैग्स होते हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, पानी का छिड़काव कर सकते हैं पानी का। इससे भी क्या होता है, अंदरूनी जो वातावरण है तापमान वह नीचे आ जाएगा। फर्श में हमको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। फर्श हमारा कैसा होना चाहिए, उसका ढलान अति आवश्यक है, वरना क्या होता है कुछ किसान भाइयों ध्यान नहीं दे पाते हैं, बीच में गड्ढा हो जाता है, उसमें मूत्र और उसका वो इकट्ठा होने लगता है, उसी में फिर संक्रमित कीटाणु पनपने लगते हैं। और उसमें सफाई का अति ध्यान रखना है। सफाई जैसे कि भाई रोज़ सुबह सुबह उसमें झाड़ू लगा दिया जाए, चूने का थोड़ा सा हम छिड़काव कर सकते हैं, उससे भी बहुत सारे कीटाणु मर जाते हैं। दिन के समय में हमें पशुओं को घने छाया वाले पेड़ जैसे नीम के पेड़ और भी होते हैं उसके नीचे ही रखना है।
चारा प्रबंधन एक अति आवश्यक वो है, जो क्योंकि उसी पे हमारा निर्भर करता है कि हमारे पशु का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इस समय हमको जो देने हैं ऊर्जा वाले, हमको जिसमें कम करके थोड़ा सा प्रोटीन वाला पार्ट बढ़ा देना है, और प्रत्येक बकरी को कम से कम 300 से 500 ग्राम तक, वजन पर निर्भर करता है कि वजन कितना है हमारे पशु का, इतना हमको उनको दाना देना ही पड़ेगा। और दाना का भी एक वो है कि दाना मिश्रित होना चाहिए। बकरियों के अच्छे विकास के लिए संतुलित आहार देना चाहिए। किसान अपने स्तर पर बकरियों को दाना या बाट बनाकर खिलाते हैं तो आहार पर खर्च कम आएगा। 100 किलोग्राम दाना मिश्रण तैयार करने के लिए जौ, जई, ज्वार या बाजरा 25 किलोग्राम, खली 25 किलोग्राम, गेहूं का चोकर 20 किलोग्राम, धान की कनकी 17 किलोग्राम, दाल की चुन्नी 10 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम, नमक 1 किलोग्राम को मिलाकर अच्छी तरह तैयार करते हैं। दूसरा है कि भाई थोड़ा सा हम जैसे नमक है या मिनरल की जो ईंटें आजकल मार्केट में 2 से 3 किलो की ईंटें उपलब्ध हैं, वह भी हम दिन में लगा दें। ये जो जितना मिश्रित रहेगा उतना ही वह दाना उसके लिए, शरीर के लिए उपयोगी होगा और कम खिलाने में ज़्यादा वजन की वृद्धि करेगा। तो इसीलिए दाने पर विशेष ध्यान रखना है। खासकर ये जो हमारे पशु हैं चरने वाले हैं, चरने का जो समय है कम से कम 7 से 8 घंटे हमको देना ही पड़ेगा। अगर हम ये नहीं देते हैं तो विभिन्न वजह से प्रजनन क्षमता है और शरीर में की वृद्धि दर भी कमज़ोर हो जाती है। अब ये समय आता है कि समय क्या रखें चराने का। तो चराने का जब कि हमें मालूम है कि अभी सूर्य की किरणें सीधी तेज़ पड़ रही हैं, तो हमें दोपहरी का समय वो हमको बचा के रखना है। 3 घंटे के आसपास में हम सुबह लगभग 7 बजे के आसपास निकाल सकते हैं और 3 घंटे के आसपास हम शाम को, जिसको शाम का समय कहा जाता है कि 3, 3:30 या 4 बजे के आसपास भी हम पशु को आसानी से चराने के लिए ले जा सकते हैं। बकरियों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर और मसूर की दाल का भूसा को भी खिलाया जा सकता है। इसके अलावा कटहल, नीम, पीपल और पाकड़ की पत्तियों को भी हरे चारे के रूप में बकरियों को दिया जा सकता है। जो आवास है हमारा, उसमें पानी का एक समुचित व्यवस्था रखें। पानी की अति आवश्यकता होती है क्योंकि इस समय क्या होता है, शरीर से पसीने के रूप में बाष्पोजन बहुत सारा होता है और वह साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि पानी 2 से 4 या 5 बार तक भी हमको जितना है हम उनको समय समय पर उनको पानी का प्रबंधन कराते रहें। जैसी गर्मी बढ़ती है तो उनके जूं हैं या कुछ इस टाइप के कीड़े हैं वो उनके शरीर को घेरने की कोशिश करते हैं, तो वह भी हमको चेक करते रहना है। विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं, उनके शरीर पर लगा के उसको बाहर किया जा सकता है। बकरियों में होती है, एक होती है पीपीआर से सबसे ज़्यादा किसान प्रभावित होता है और सबसे बड़ी समस्या इसकी है कि अगर एक बकरी को आता है तो ये सभी बकरियों में यह रोग फैलने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसीलिए इसका मुख्य बचाव है कि आप इसमें टीकाकरण करें। बारिश से पहले तो इसका टीका करना अति आवश्यक है। गर्मियों के समय आप इनका क्या करेंगे कि टीका लगवा ही लेंगे। एक और बीमारी है जिसको कहा जाता है खुरपका मुंह पका, जिसमें क्या होता है कि पैर फूट जाते हैं, बकरियां चल नहीं पाती हैं, मुंह भी आ जाता है तो भोजन प्रबंधन भी नहीं कर पाते हैं। तो इस टाइप के हम क्या कर सकते हैं, इनको बचा सकते हैं। तो ये जो टीके हैं 3-4 टीके जिनको हमको बकरियों को करना ही है, और जो बकरी पालन करना चाहते हैं वो इन चीज़ों को देखते रहें और अच्छे से इन चीज़ों पर अगर गौर करेंगे तो उनका फार्म और भी बेहतरीन तरीके से चल पाएगा। धन्यवाद। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग कृषि विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि अगले 5 दिनों के दौरान अपेक्षित अधिकतम तापमान 43.5 से 47.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 से 29.6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता 21 से 40% और न्यूनतम सापेक्ष आर्द्रता 8 से 10% के बीच रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान सभी तरफ से
13.6 से 32.5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है। अगले 5 दिनों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है। मिट्टी की जांच से हमें मिट्टी की उर्वरता का पता चलता है। मिट्टी परीक्षण से हमें फसल उत्पादन के लिए आवश्यक कार्बनिक, कार्बन और पोषक तत्व फसल उत्पादन लेने के लिए कितना उर्वरक की आवश्यकता होती है का पता चलता है। गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करें और गहरी जुताई से फफूंद, बीजाणु, कीट के लार्वा और खरपतवार बीज सामग्री को नष्ट करने के लिए आवश्यक है। जानवरों को दिन के समय छाया में रखें और 3 से 4 बार पीने का पानी प्रदान करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम कासली, जिला सीकर के कृषक नाथू लाल ने। ये पशुओं के लिए साल भर हरा चारा उगाने के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो नाथू लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आप सभी को पता है कि पशुओं के लिए हरा चारा बहुत ही आवश्यक होता है और गर्मियों के सीज़न में विशेषतः हरे चारे की बहुत ही समस्या होती है या कमी होती है, जिसकी वजह से हमें पशुओं के स्वास्थ्य को प्रबंधन करना या उनके उत्पादन को मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम इस समस्या के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से किसान भाई विभिन्न प्रकार के हरे चारे को तैयार कर सकते हैं। कुछ ऐसे चारे हैं जो पेरेनियल हैं, जो पूरे साल भर पशुओं के लिए हरा चारा उत्पादन दे सकते हैं। सर्वप्रथम मैं बात करना चाहूँगा हाइब्रिड नेपियर बाजरा की। ये भी एक बाजरे की किस्म है जिसको नेपियर घास और देसी बाजरे को मिलाकर के एक नया पौधा तैयार किया गया है। इसके सबसे बड़े फ़ायदे ये हैं कि इसको एक बार अगर किसान भाई लगा लें तो 3 से 4 साल तक आसानी से इससे हरे चारे की उपलब्धता हो जाती है। एक साल में यदि अच्छी तरह से इसका प्रबंधन किया जाए तो लगभग 5 से 6 बार कटिंग किसान भाई इसकी ले सकते हैं। ज़्यादा सर्दियों में थोड़ा सा इसका उत्पादन कम हो जाता है। जितनी गर्मियाँ पड़ती हैं उस समय इसका उत्पादन सबसे अच्छा मिलता है। बस इसको थोड़ा सा पानी की आवश्यकता होती है, पानी आप देते रहें, बहुत अच्छी मात्रा में हरा चारा इससे मिल सकता है। और दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि ये सिर्फ पशुओं के हरे चारे के लिए ही तैयार किया गया है, तो इसमें कुछ विशेष प्रकार के पोषक तत्व हैं जो पशुओं के लिए आवश्यक होते हैं। नेपियर बाजरा हाइब्रिड घास उगाने से किसानों को होने वाले फायदे कुछ इस प्रकार से हैं। कम पानी में फसल की तेजी बढ़वार, चारे की गुणवत्ता अच्छी, हरे चारे का अधिक उत्पादन, फसल में कीट और रोगों का प्रकोप नहीं होता तथा पशुओं के लिए वर्ष भर हरा चारा मिलता रहता है। तो इसलिए किसान भाई इसको किस तरह से लगा सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लें। इसका बीज नहीं लगाते, सामान्यतः इसकी स्लिप लगाई जाती है। जिस तरह से बाजरे का पौधा लंबा बड़ा हो जाता है, उसमें कई सारी गांठें होती हैं, तो इसकी स्लिप इस तरह से बनाते हैं कि एक स्लिप में 2 गांठ आ जाएं। उसके बाद में इसको 4 बाई 4 फीट की दूरी पर लगाते हैं। एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 4 फीट और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी भी 4 फीट रखते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें फुटान बहुत ज़्यादा होती है। एक स्लिप से लगभग 40 से 50 पौधों की फुटान निकलती है। तो इस तरह से इसका जो बायोमास होता है, जो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जिसमें हरे चारे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए पूरे साल भर पशुपालन के लिए, पशुओं के लिए एक बहुत अच्छी ये हरे चारे का विकल्प हो सकता है। और आसानी से ये बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्रों पर या किसानों के यहाँ पर इसकी पौध आपको आसानी से मिल सकती है। दूसरा विकल्प है पशुओं के लिए एजोला। ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है और विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों से ये भरपूर होता है। अजोला के पोषक गुण। अजोला पोषक तत्वों की दृष्टि से काफी समृद्ध होता है। शुष्क भार के आधार पर इसमें अत्यधिक प्रोटीन की मात्रा लगभग 25 से 35% तक पाई जाती है, जो कि विभिन्न दलहनी चारा फसलों से काफी अधिक है। इसके अलावा 10 से 15% खनिज पदार्थ जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन,
मैग्नीज, कॉपर, जिंक आदि के साथ साथ लगभग सभी आवश्यक एमिनो एसिड भी पाए जाते हैं। और इसे कोई भी किसान आसानी से इसको मेंटेन कर सकता है। बस एक ही इसमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसमें गंदा पानी नहीं होना चाहिए या कोई भी किसी प्रकार की गंदगी बाहर से इसमें नहीं जानी चाहिए। इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है। यदि आप पॉलीथीन के आजकल बैग्स आते हैं उसमें भी इसको लगा सकते हैं, या आप पक्की खेल बना लें जिसकी गहराई लगभग 1 से 1.5 फीट हो, लंबाई आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं और चौड़ाई इसकी 3 फीट होनी चाहिए। तो इस तरह से आप एक पक्की खेल बना लें। उसमें आप यदि 10 बाई 3 और बाई 1.5 का यदि आपका खेल है तो इसमें आप लगभग 15 से 20 किलो खेत की मिट्टी डालें, 5 से 7 किलो पशुओं का गोबर इसमें डाल दें और उसके बाद आप पूरी तरह से इसमें पानी भर दीजिए। और पानी भरने के बाद आप लगभग इसको 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए और तीसरे दिन आप इसमें जो एजोला का कल्चर है उसको डाल दीजिए। और डायरेक्ट सूरज की किरणें इस पर नहीं पड़े उसके लिए ग्रीन नेट आता है, उससे आप ऊपर से थोड़ी सी छाँव कर दें। और बीज डालने के बाद लगभग 15 से 20 दिन के बाद डेली आप इसमें से 1 से 1.5 किलो 2 किलो तक आप एजोला डेली निकाल सकते हैं। और प्रत्येक बड़े पशु को यदि आप 250 से 300 ग्राम या आधा किलो तक खिलाते हैं तो उसके लिए ये पर्याप्त होगा। और बहुत सारे पोषक तत्व उपलब्ध होने की वजह से ये एक बहुत ही संतुलित और अच्छा आहार माना जाता है पशुओं के लिए। उसके अलावा में बात आती है, बहुत सारी घासें ऐसी हैं जो किसान भाई लगा लें जिससे पूरे साल भर पशुओं को हरा चारा उपलब्ध हो सकता है। जैसे हम बात करते हैं गिनी ग्रास की, ये भी एक पेरेनियल पौधा है जो पूरे साल भर पशुओं के लिए हरा चारा उत्पादन देता है। एक बार इसको लगा लो, इससे भी 3 से 4 साल तक हरा चारा आप हमेशा ले सकते हैं। इसका एक और फ़ायदा है, यदि कुछ जगहों पर जहाँ पर पानी की उपलब्धता कम है वहाँ पर भी इसको लगाया जा सकता है। जिस सीज़न में वहाँ पर पानी नहीं होगा तो ऊपर से लगेगा ये सूख गया है, लेकिन जैसे ही बारिश होगी इसमें बहुत अच्छी तरह से फुटान होती है और अच्छी मात्रा में हरे चारे का उत्पादन मिल सकता है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न विकल्प है किसान भाइयों के लिए जो हरे चारे का उत्पादन लेकर के अपने पशुओं का अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatharajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।